प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जनाब साबिक सदर हैं आरिफ अलवी साहब, और उन्होंने आज फिर गुफ्तगू की है और उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एहतसाब करना मुमकिन नहीं, मैं हिम्मत हार गया हूँ। हम बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं कि एहतसाब होना चाहिए, लेकिन मैंने ये देख लिया कि हमारा जो निज़ाम है, सिस्टम है, उस मुश्किल है उसमें, बल्कि अब तो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मुमकिन ही नहीं है, मैं हिम्मत हार गया हूँ। सर, आपको भी लगता है कि एहतसाब की बातें जो भी नई हुकूमत आती है वो करती ज़रूर है, लेकिन फिर वो बातें सिर्फ बातों तक महदूद हो जाती है? अगर वो करते भी हैं तो कहा जाता है कि ये एहतसाब जो है क्रॉस द बोर्ड नहीं हुआ, सिर्फ अपने मुखालफिन को अंदर डाला गया। आप मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से? देखें, जब से एहतसाब का नाम आया है, जब से एहतसाब अदालतें बनी है, मुशर्रफ साहब के दौर से, नैब कह लें, कभी कुछ कभी कोई नाम दिया जाता है, वो अपने सियासी मुखालफों पर ही मुकदमात बनाते हैं। तो वो हमेशा यही साइकिल चलती रही है। उन्होंने आए तो उन्होंने उन पे बनाया, दूसरी हुकूमत आई तो उन्होंने दूसरे बनाए, वो बरी हो गए। तो ये साइकिल चलती चली आ रही है। तो इसमें बज़ाहिर यही आता है कि ये एहतसाब जो है ना, वो एक्चुअली एहतसाब की नीयत से किया ही नहीं जाता। वो सियासी एजेंडा होता है, सियासी उसकी नियतें होती हैं। तो एहतसाब क्या होगा? तो एहतसाब कर ही नहीं सकते जब तक कि आपकी नियत एहतसाब करने की ना हो। सर, अक्रॉस द बोर्ड जब तक नहीं होगा। नैब और एहतसाब अदालतें, तो दोनों को आप कह रहे हैं कि वो कर ही नहीं सकती क्योंकि इन्फ्लुएंस मौजूद होता है सियासी जमातों का? बेशक होता है। आप देखें ना, साबिक नैब के जो सरबराह हैं वो कहाँ हैं? कोई एक मुल्क में है, जैसे निकलता है बाहर जाता है, इनको उनको पता है गवर्नमेंट जो है कि वो भी चला जाएगा। और क्या क्या वीडियो सोशल मीडिया पे हमने एहतसाब के जो जिम्मेदारों की नहीं देखी हमने, और कैसे कैसे केस और कैसे कैसे बरी हो गए, कहाँ जमानतें नहीं होती थी। और एहतसाब के नाम पे हमने देखा पंजाब का स्पीकर खुलेआम फिरता रहा और सिंध का स्पीकर जेल में रहा, ये भी हमने देखा। तो एहतसाब तो इधर जेल, लेकिन घर को नजरबंद किया। और बाद में ये तक कहा गया, पार्टियां मुत्तफिक थी, अभी जो दोनों पार्टियां गवर्नमेंट में हैं, कि हम इख्तियार में आने के बाद नैब के इदारे को ही खत्म कर देंगे। आज भी नैब अपना काम कर रहा है। तो कंप्रोमाइज क्यों कर लेती हैं? कंप्रोमाइज क्यों कर लेती हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। और इसका जवाब यह है कि जब वो हुकूमत में आते हैं तो बस वो भूल जाते हैं अपने अपोजिशन के वक्त के अपने मुकदमात, अपनी चीज़ें, और उनको जो टारगेट पे नज़र आते हैं तो कुछ बदले की, वो कुछ इक़्तिदार चलाने के लिए, किसी को अंदर करने की। तो ये तो जब तक साइकिल चलती रहेगी, एहतसाब नहीं होगा। एहतसाब करने के लिए जब तक अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगा, बगैर, चाहे वो बड़े से बड़ा जागीरदार वडेरा बिजनेसमैन हो, चाहे कोई गरीब हो, जिसने जुर्म किया है उसको उसकी सज़ा जब तक नहीं मिलेगी, ये एहतसाब का आपको फ्रूट मिल ही नहीं सकता। मिल नहीं सकता जी। पाकिस्तान में एहतसाब करना मुमकिन नहीं है, इस नतीजे पर पहुंच मुमकिन है, लेकिन इन हालात में नहीं है जब तक विल ना हो। अच्छा, आपको लग रहा है इस सिस्टम या इस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए नहीं लगता आपको? फिलहाल जो है नहीं, इनको अपनी विल बदलनी पड़ेगी। पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा, किसी भी पार्टी के लिए नहीं, किसी भी चोर के लिए नहीं। जिसने जो किया उसको उसकी सजा दी जाए बिला तफरीक। जनाब अनीस मंसूरी साहब, आपको भी लगता है कि पाकिस्तान में एहतसाब करना मुमकिन नहीं है, लेकिन कम से कम ज़ुबैर साहब का इन सिस्टम के तहत उनको याद वो लगता ये है कि नहीं होगा, क्योंकि नैब हो या एहतसाब अदालतें हों, सियासी जमातों के उस पर दबाव रहता है, सियासी जमातों का दबाव रहता है? बहुत शुक्रिया आपका। और एहतसाब इस मुल्क में होता है अगर आप गरीब हैं तो। अगर एहतसाब आपका होता है, अगर आप जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, जिसके पास इख्तियार है, आप उसके पसंदीदा नहीं हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर एहतसाब होता है कि अगर आप गरीब हैं और अगर आप मोटरसाइकिल में जा रहे हैं तो आपका एहतसाब होगा। नहीं, नैब में लेकिन अगर क्यों नैब में गैस गरीब का कहाँ जाएगा? आप मेरी बात सुना, तो आपने तो नैब की बात ही नहीं की। आरिफ अलवी ने बात क्या कही है? नहीं, इन्होंने जो बात की मैंने उसका कहा। नहीं, आपने मुझसे सवाल आरिफ अलवी का पूछा ना, आपने मुझसे सवाल आरिफ अलवी का पूछा, सही है, तो मैंने आरिफ अलवी का जवाब दिया। आप कहते हैं नवेद भाई के सवाल का जवाब देना। नहीं, मैंने कहा जो इन्होंने बात की कि एहतसाब कहाँ होता है, नैब एहतसाब अदालतें दोनों। देखिए, नैब हो या एहतसाब कमीशन हो, हमारे पास कोई भी नाम ले लीजिए आप, ये तमाम के तमाम हमारे पुलिस के इदारे हों या कोई और लोग हों, आप इस बात को देख लीजिए कि तमाम के तमाम लोग उस वक्त जो साहिब इख्तियार और इक़्तिदार होता है वो उसके साथ चलते हैं। तो यहाँ तो आप एहतसाब की बात खुद, अगर ये आरिफ अलवी इतनी शर्मिंदगी से कहते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे जब IPP का केस आया था। इनके लफ्ज़ थे कि जब खान साहब ने मुझे बताया तो मुझे पता चला कि ये IPP वाले किस तरीके से इज्तिमाई ज़्यादती कर रहे हैं। लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इज्तिमाई ज़्यादती कर रहे हैं, पकड़ लेते। ये लोग जब इक़्तिदार में होते हैं
तो ये अपने करीब किसी को आने नहीं देते, और जब इक़्तिदार से जाते हैं तो इनको फिर याद आता है कि यहाँ पर जमहूरियत होनी चाहिए, यहाँ पर करप्शन से साफ निज़ाम होना चाहिए, यहाँ पर तमाम चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। और उस वक्त जब ये अपने ऐवान सदर के अंदर बैठकर अपने बेटे का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था, उस वक्त एहतसाब याद नहीं आया था कि सारे ड्रामेबाज लोग, अदाकार, हर मोड़ पर मिले मुझको हमदर्द हजार, शायद कि मेरी किस्मत में अदाकार बहुत हैं। और देखिए जी कौन कह रहा है, उनके टाइम पे वो भूल गए कि उन्होंने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, आसिफ साहब, फरियाल तालपुर, सिंध का कोई वजीर, कोई बड़ा आदमी नहीं छोड़ा, सबको उन्होंने जेल में डाल दिया था एहतसाब के नाम पे। कितने अर्से उन्होंने बंद रखा, और जब गवर्नमेंट गई, चेंज हुई, अब उनको एहतसाब नजर आ रहा है कि यार नहीं हो सकता। अच्छा, वो जो सवाल मैंने किया था आपकी, क्या, क्या खराब कहेंगे जिन्होंने कहा, जिसमें मैंने पूछा था कि भाई जी सारे वादे वईद करते हैं कि हम हुकूमत में आते ही नैब के इदारे को ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हुकूमत में आने के बाद खामोशी क्यों हो जाती है? इसलिए क्योंकि नैब इनके बस में नहीं है, नैब जिनके बस में है वो इनके बस में नहीं है। अच्छा, और हमारे बस में अब इसके बाद आप सवाल नहीं पूछेंगे? हमारे बस में भी नहीं, इसके बाद मजीद बात करें आपसे। अच्छा जी, एक बड़ा अहम चीज़ आज सामने आई, तौहीन अदालत केस था, 2 नोटिस जारी हुए, एक सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब को, दूसरा फैसल वावड़ा साहब को। और ज़ाहिर है अब बहुत सारे ट्विटर पर अगर आप देखें तो वीडियो गर्दिश कर रही हैं जिसमें कहा था सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जूते की नोक पे रखता हूँ ऐसी सीटों को मैं मुझे, लेकिन बहरहाल आज उन्होंने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली, जबकि फैसल वावड़ा साहब ने जो है वो माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। सर, क्या वजूहात नज़र आ रही हैं आपको इन दोनों के रवैयों में? हालांकि दोनों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लगभग एक ही जैसी थी। जी बिल्कुल एक ही जैसी। पहले मैं फैसल वावड़ा साहब को ले लेता हूँ। फैसल वावड़ा साहब ने जैसा कहा था, जो उनकी चीज़ें थी, बहुत से लोग कह रहे थे कि नहीं ये जाके वहाँ पे अपने आप को अदालत के रहम करम पे छोड़ देंगे, ये करेंगे। उसने अपना प्रोफाइल थोड़ा हाई किया, अब उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस जो उसको पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा, लेकिन उसने अपनी एक वर्ड बना ली, जो कुछ उसने कहा था उस पर अमल किया, और उसने कहा कि वो अपने बयान पे कायम है। दूसरा, जो जूतों की नोक पे रख के साहब घूम रहे थे ऐसी चीज़ों को और अपना माजी बता रहे थे, उन्होंने आज यू टर्न लिया और अपने आप को अदालत के रहम करम पे छोड़ दिया। क्यों यू टर्न क्यों लिया? आपको क्या लगता है क्यों लिया? ये तो इसका जवाब तो बहुत ही अच्छा होता कि उनसे पूछते हो, और मुझे ज़रूर कभी भी मौका मिला तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि या तो भाई इतनी बड़ी बड़ी बड़के नहीं मारो, और मारो तो कम से कम अपना अपना तो थोड़ा तो जेस्चर दिखाओ, थोड़ा तो जाके थोड़ा सा बात कर लेते। लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल अपने आप को यू टर्न करके उन रहमो कदम पे छोड़ दिया। पता नहीं तो अपनी सीट का खतरा रहा होगा उनको, जाहिर सी बात है। एक दफा जीत गए, दोबारा जीतना बहुत मुश्किल, भाई मार्जिन से जीते थे, दोबारा जीत जाते वो, तो इतना उनको यकीन नहीं है ना, तभी तो रहा होगा। बहरहाल आपके सामने है दोनों। फैसल वावड़ा ने अपना दिखाया जस्टर, इन्होंने जूते की नोक को वो जूता उतार के मेरे ख्याल में गए होंगे उधर और जमा करा दिया। बहरहाल अच्छा किया उन्होंने, अपनी सीट बचा ली। सीट बचा ली के साथ जो होगा वो कॉन्सिक्वेंसेस देखने वाले होंगे। सर, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सही की दोनों ने, लेकिन एक माफी मांग लेता है, दूसरा कहता है जी मैं नहीं मांगता। और हालांकि लोगों ने कहा कि दोनों ने बातें ठीक की थी, लेकिन बहरहाल तौहीन अदालत के ज़मरे में आ गई वो बातें। जनाब देखिए, बहरहाल मैं लाख एतराज़ कर सकता हूँ, मैं कभी भी हिमायती नहीं रहा फैसल वावड़ा का, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि फैसल वावड़ा कभी हिमायती नहीं रहे। मैं नहीं रहा फैसल वावड़ा, सिर्फ फैसल वावड़ा के, लेकिन फैसल वावड़ा ने जो बात कही अपनी बात पर कायम है। देखिए, सियासत हो या कोई भी आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त अदालतों के ज़मीर जाग जाते हैं, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि ये कानून के मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए, हमारी अदालतों के ज़मीर जागते हैं, और वो ज़मीर जब जागते हैं तो वो कहते हैं यार ये फ़ैसला इस तरीके से होना चाहिए, ये फ़ैसला इस तरीके से होना चाहिए। वो ये नहीं देखते कि कानून क्या है। मैं कानून आइन को देख के फैसले करते हैं, देखिए नहीं होता ऐसा। मैं फैसल वावड़ा से लाख एतराज़ के बावजूद ये बात कहता हूँ। दूसरा नुकता आपने जो दूसरा पहलू आपने कहा, देखिए मुस्तफ़ा कमाल साहब की सियासत को अगर आप ज़रा गौर से देखिए तो वो एक्सट्रीम जाते हैं और एक्सट्रीम रिटर्न होते हैं। उनकी पूरी सियासत का वो किसी के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं, अगले ही लम्हे जो है वो मामला कुछ होता है। अभी पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इलेक्शन में क्या क्या कुछ नहीं कहा गया, नहीं ना। तो एक बंदे का पैटर्न है कि कभी भी यू टर्न हो सकता है, तो आप उस पैटर्न को क्या बड़ी बात मैं सीरियस ही ना ले। तो देखें, फैसल वावड़ा को आप फिर भी सीरियस इसलिए ले सकते हैं कि बहरहाल अगर वो इमरान खान के साथ था, कुछ भी किया, उसने एक्सट्रीमिस्ट रहा। उसके साथ तो सारा मीडिया जो आज फैसल वावड़ा को बड़ा अच्छा लगता है, ये पूरा मीडिया फैसल वावड़ा के खिलाफ, उसकी दोहरी शरीयत के खिलाफ गया हुआ था। फैसल वावड़ा अपना डटा रहा। मैं एक बात कह रहा हूँ, सही है,
लेकिन दूसरी तरफ की अगर आप मिसाल देते हैं तो कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो उनकी बातों को आप सीरियस लेंगे, अगले दिन दूसरा मरहला हो जाएगा, तो उसको सीरियस ही ना लें। सीरियस ही ना लें, क्योंकि बात हो रही है जी दोनों का ताल्लुक कराची से, और कराची में बहुत ज़्यादा एक मसला था और अब किसी हद तक ज़ाहिर है उस पर काम हुआ है, और मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट की। ज़ाहिर है ये खबर भी हमारे सामने है कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो काम कर रही है सिंध गवर्नमेंट, गो के नाकाफ़ी तो है अब भी, लेकिन काम शुरू ज़रूर हुआ है। सर क्या कहेंगे, इस तरह की चीज़ें कम अज़ कम लोगों के सफ़र के लिए आसानियाँ कुछ पैदा हुई? देखिए, इस मसले में मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा सिंध गवर्नमेंट को, खुसूसन शर्जील मेमन को, जो बहुत ज़्यादा ज़ाती जिनकी कोशिश पिछली गवर्नमेंट से ही शामिल थी। और आप देखें कि रेड लाइन हो, ग्रीन लाइन हो, ऑरेंज बस हो, लेडीज़ के लिए पिंक बस हो, वो मुसलसल उसमें लगे रहते हैं। और इस शदीद गर्मी में जो कराची के गरीब लोगों को ख़ास तौर पर जो एयर कंडीशन बस मुहैया हुई वो यूरोप में होती है लोगों को, तो इससे ज़्यादा वो और क्या कर सकता है। इसके अलावा नॉर्केटिस में देखें जो ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, आज तक इसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। तो जहां हम तनकीद करते हैं हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि हाँ, इसमें जिसमें काम हो रहा है काम करें। अब तनकीद करते रहें, अपनी जगह हमारा काम तनकीद करना है, लेकिन हमारा काम अप्रिशिएट भी करना है कि जहाँ कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसको अप्रिशिएट करें, ताकि वो और मजीद बढ़ के उसमें अप्रिशिएट उसमें जी अच्छा काम हुआ बिल्कुल अप्रिशिएट हम करते हैं। और सिंध की तो बात हो गई, अनिस मंसूर साहब पंजाब KP और बलूचिस्तान की मैं चाहूँगा कि वहाँ भी कोई नज़र आया आपको ट्रांसपोर्ट या नए जो वज़ीर आला बने तीनों ने कुछ काम नज़र आया करते हुए? देखिए आप वो सिंध का सवाल तो हो गया ना, आपके बाकी 3 लोग आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, बहरहाल किसी को अपने अमाल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे ही गलत थे तो जवाब क्या देते। चलिए चलिए सही है, आप हमें पाबंद कर दीजिए कि जनाब ये आपकी हद है और ये आपकी हुदूद नहीं है। तो नहीं, मैं इसलिए मैं पंजाब का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा पर, टिकटॉकर वज़ीर आला आ गई हैं और तस्वीरें और इस तरह की बातें ज़रूर हो रही हैं, अमली इक़दाम कम हो रहे हैं। आपको लगता है ये बात सही है? देखिए, प्रमोशन हर एक का हक है। मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा को ने अभी जिस तरीके से प्रमोशन अपनी की है, अगर उतना काम डिलीवर होता तो बहुत अच्छी बात होती। एक अच्छा होता कि जनाब इतना काम डिलीवर हुआ है। लेकिन अगर आप देखें कंपैरेटिवली इस वक्त तमाम सूबों के दरमियान एक कंपटीशन ज़रूर शुरू हुआ है। मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ, और ये हेल्दी कंपटीशन किस हवाले से। पंजाब ने अगर रोटी की कीमत कम की तो सिंध में भी रोटी की कीमत कम हुई है। अगर हम ये बात देखेंगे, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने तो 4,000 फीमन का कर दिया था उन्होंने, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब में जब ये रेट कम हुआ है तो सिंध के अंदर भी रेट कम हुआ है। यही फर्क जो है वो आपको खैबर पख्तूनख्वा के सियासतदानों में ये तब्दीली है कि वो आवाम को देखते हुए कि कंपटीशन जब बढ़ता है तो ये एक अच्छा साइन होता है। लेकिन अगर इस हेल्दी कंपटीशन को जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें आवाम के लिए। और KPK के वज़ीर आला के बारे में क्या कहेंगे जो आए दिन धमकियां जरूर दे रहे हैं, लेकिन काम का आपको क्या लगता है? मैं इस वक्त किसकी मेरा एक ओपिनियन ये है कि तकरीरें अपनी करें, कोई अपनी प्रमोशन करे, सही है, कोई अपनी सर्विसेज दें, मतलब कुछ भी करें। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इस कंपटीशन की बुनियाद पर अगर मेरी आवाम को वो रोटी जो 25 रुपए की थी वो 17 रुपए की मिलती है तो मैं अप्रिशिएट करूँगा इस कंपटीशन को बढ़ना चाहिए, जितना ज़्यादा बढ़े। मैं अप्रिशिएट करूँगा कि अगर मेरे लोगों को, अगर मुझे बड़ी खुशी होती कि अगर जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कहा कि बिजली हम पैदा करते हैं तो वो बिजली हमें मिलनी चाहिए और लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, तो मैं ये बात कराची के लिए भी कहूँगा कि अगर कराची अगर 3000 मेगावाट बिजली पैदा करता है, इसकी अपनी बिजली यहाँ पैदा होती है, ये जो अपनी बिजली घर बनाए हैं यहाँ से बिजली पैदा होती है, तो हमें भी बिजली उसी कीमत पर दी जाए और तमाम लोगों को दी जाए, सही है, जिस कीमत पर आपने आज़ाद कश्मीर में दी है। तो ये बात मैं कहूँगा। और कंपटीशन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होना चाहिए काम का, और यही कंपटीशन हम सबको आगे लेकर जाएगा कि आवाम को सहूलत मिले, वो नारेबाजियाँ ना हो कि ये हो गया वो हो गया। इस कंपटीशन की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को अगर मिलता है तो समझिए मेरे शहरियों को मिलता है, मुझे इससे खुशी होगी। सर आखिर प्रोग्राम के आखिर में 2 खबरें। खेल की खबर तो ज़ाहिर है वर्ल्ड कप इस वक्त जारी है, अमेरिका में पाकिस्तान का पहला मैच 6 तारीख को है। क्या तवक्कुआत हैं सर आपको टीम देखते हुए कि पाकिस्तान का इस बार फाइनल तक रसाई होगी मुमकिन? मुझे तो लगता है ना सिर्फ होगी बल्कि हम फाइनल जीतेंगे भी, क्योंकि जितनी तनकीद हमारी टीम पे की जा रही है ये बिल्कुल नाजायज़ है। एक तो हमारी टीम को क्रिकेट खेलने को बहुत कम मिलती है, दूसरा हमारे प्लेयर्स में, ये नए लोगों में बहुत पोटेंशियल है। अब और हमारे पास दुनिया के टॉप बैट्समैन, टॉप बॉलर भी मौजूद हैं। बाबर आजम को ले रहे हैं, रिजवान को ले रहे हैं, सैम है, अब सारे इनफॉर्म बैट्समैन हैं, और पाकिस्तान के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ बॉलरों की एक सीरीज़ है।
तो अगर सही टीम मुंतखब की जाए और वो अपना 100% अपना दे पाए तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को इस वक्त कोई और टीम रोक सकेगी। एक्सेप्ट बहुत सख्त मुकाबला होगा तो मैं न्यूजीलैंड को देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ अगर टफ टाइम होगा तो न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है। वरना पाकिस्तान सबको मार देगी, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, इंडिया को तो आप देखिएगा बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान टीम हराने की तैयारी रखती है और मैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को ये जज्बाजी इंडिया को तो हमने मारना ही इंशाल्लाह। सर आप क्या कहेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान का खासतौर पे? ऐसे ही होगा जैसे अभी नवेद भाई ने कहा, शुरू हुए वो कि पाकिस्तान जीतेगा और खत्म हुआ कि अगर की जाएगी टीम बनेगी तो होगा दिल्ली दूर। सर अगर मगर कर रहे हैं आप? मतलब दिल्ली दो शुरू जज्बात से होते हैं और एंड का करते हैं। अगर नहीं वो फिर बात ना आ जाए ना सर, फलां से हार गया, फलां से जीत गया, उसका कह दिया खुद ने कह दिया होगी। मैं फाइनल में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मुकाबला देख रहे हैं आप? नवीद भाई को भी टीम पसंद ही नहीं आई। उन्होंने आखिर में कहा कि अगर की जाएगी, अगर खिलाड़ियों को देखा जाएगा, जितने तजुर्बे करने थे हमने कर लिए। अब उनको पता है कौन से बेस्ट 11 प्लेयर हैं, बेस्ट 12 प्लेयर हैं और उनको ही मेरा ख्याल है जरूर मेरिट पे लिया जाएगा तो जरूर ऐसे ही मेरिट पे लिया जाएगा जैसे जो है वो उसके चेयरमैन को लिया गया। चेयरमैन पे डिस्कस अच्छा यार, टीम पे डिस्कस, टीम पे फोकस रखो यार। चेयरमैन टीम लाएगा ना, चेयरमैन आता है, चेयरमैन टीम नहीं बनाता, पीसीबी का चेयरमैन नहीं बनाता, टीम नहीं बनाता, दूसरा टीम बनाते हैं और ग्राउंड में कैप्टन और उस वक्त के जो कोच होते हैं वो फैसला बैकअप करने के लिए गए थे उनके पास। तो जैसे प्रोग्राम के आखिर में दो बड़ी अहम, प्रोग्राम का आखिर जाहिर है एक अच्छे नोट पे हम खत्म करना चाह रहे हैं। अच्छे नोट से मुराद जरा सा एंटरटेनमेंट की खबर भी। एक तो मोहब्बत की तलाश सानिया मिर्जा साहिबा कर रही हैं, जो शोएब मलिक के साबिक का अहलिया। शोएब मलिक साहब ने तो जानते हैं शादी कर ली एक और वो भी जाहिर है उनको भी कोई पाबंदी नहीं कर सकती। लेकिन एक साहब हैं जी चाहत फ़तेह अली खान, चाहत फ़तेह अली, जिनका गाना आजकल ट्रेंडिंग में है बदोबदी। 21 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा है। वो फरमाते हैं साहब कि जी मेरे अब तक 7 इश्क नाकाम हुए हैं और 28 लड़कियां उन्हें प्रपोज कर चुकी हैं। और जिस तरह की पर्सनैलिटी है उनकी, जिस तरह के वो सिंगर हैं या नहीं है, सर ख़वातीन को मैं नहीं किया इस्तेमाल करना चाहता कि मतलब झूठ बोल रहे हैं या वाकई इस तरह की बेवकूफ़ भी हो सकती हैं। देखिए ये तो मीडिया में रहने का इन लोगों का अपना एक तरीक़ेकार होता है। ये शोबिस से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस किस्म की खबरों से, ट्वीट से देखा ना अपने आप को वो रहता है। लेकिन मैंने तो हकीकत में देखा है कि लोग 4-4-5 बच्चों के बाद ही बोलते हैं मैंने सच्चा प्यार नहीं लभिया। तो भाई इसमें क्या कर सकते हैं, प्यार और मोहब्बत एक अलग चीज़ है, सब्जेक्ट नहीं है। मैंने बदोबदी गाना नहीं देखा, थोड़ा बहुत सुना है मगर देखा नहीं है, टाइम नहीं मिला, अब देखूंगा। और वो जो मोहब्बत की तलाश में है एक बार फिर सानिया मिर्जा, उनका हक है, शेब को उसकी मोहब्बत मिल गई, सानियों को भी उसकी मोहब्बत मिल ही जाएगी। मोहब्बत की तलाश जारी रहनी चाहिए। मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता शादीशुदा है, एक मरतबा 2 मरतबा कोई हो नहीं। हाँ, जितनी दफ़ा आप कर सकते हैं जब तक जिंदा है, जवान है, शादी करें। दूसरों के लिए बता रहे हैं आप, कोई भी इंसान आप समेत? हर एक के लिए, जिसकी खुदा ना खाता शादी नाकाम हो तो उसको चाहिए। नहीं नाकाम नहीं, कामयाब वाला नहीं, कामयाब वाला मैं नहीं समझता। कामयाब वाले को जरूरत नहीं, उसको सच्चा प्यार मिल गया ना। जिसको सच्चा प्यार नहीं मिला वो तलाश में रहे। मतलब कामयाब शादीशुदा जिंदगी आप कुछ भी पूछेंगे मेरा जवाब एक ही रहेगा क्योंकि प्रोग्राम जाहिर बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है। मोहब्बत अब जिंदगी में कभी नहीं होगी। मोहब्बत है अपनी बीवी से, बच्चों से, वही रहेगी। आपको कोई और मोहब्बत नहीं, मैं भी हो सकती है। आपने एंटरटेनमेंट की बात की तो सबसे अच्छी खबर ये नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि बतौर इंसान के कोई शादीशुदा इंसान क्या मोहब्बत नहीं करता दोबारा? मैं दो बात है ना, आपकी बात का जवाब आप भी शादीशुदा कामयाब इंसान लेकिन आपने जो एंटरटेनमेंट की खबर दी ना, वो एक बड़ी अच्छी खबर ये थी कि हमारे बड़े मशहूर अदाकार हैं, क्या नाम है उनका, बहरोज सब्जवारी साहब। अरे वो उस पे कल हम बात बहरोज सब्जवारी साहब उस पे कल बात करेंगे। ये गलत बात है। जो मेरा फेवरेट टॉपिक था आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। वो वीडियो नहीं, मैं यही मोहब्बत में इंसान किस हद तक गुजर जाता है और क्या बोल देता है उसे मालूम नहीं होता। तो ये उसने अपने लीडर को फंसवा दिया आपने। आप बदोबदी की बात कर रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए मैं कोई इस तरह के देखा भी नहीं आपने, ट्विटर पर नजर पड़ी होगी आप। मैंने नहीं देखा जी। मैं कुछ वजूहात की बुनियाद पर ट्विटर से दूर रहता हूँ। अच्छा, ये सानिया मिर्जा साहब मोहब्बत की तलाश में, मैं खबरें देख ही नहीं रहा तो मुझे मैं बता रहा हूँ मोहब्बत की तलाश में है। आप उम्मीदवार हैं? मैं वो मुझे सख्ती से ये कहा गया है कि मोहब्बत कहीं मत निशावर करें। शादीशुदा आदमी दोबारा मोहब्बत कर सकता है? शादीशुदा आदमी, क्या शादीशुदा आदमी ने शादी मोहब्बत से की थी? ये भी सवाल है। बार बार नहीं हो सकती। नहीं, ये एक अलग बात है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग अरेंज मैरिज होती है ना। मोहब्बत एक ही दफा होती है।
हाँ ये बात आप भी एक दो कायल हैं। चले जी, ये दोनों मेरे मौजूद मेहमान और मैं भी इसी बात पे कायल हूँ, क्योंकि मेरे भी घर में थे। लेकिन आपने बहरोज सफजारी को छोड़ बहरोज दिया। सफजारी साहब की खबर बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि वो उन्होंने जो बयान दिया है बारात होश और हवास में दिया है, और ऐसे शख्स के बारे में वो बयान दिए, इस पर हम एक कल गिलास था बात उनके करेंगे। पास। और वो हैरान कर दिया है उन्होंने, क्योंकि उनके साथ बाकी जो लोग हैं वो तो कहते हैं, कस्में खाते हैं उनके बारे में कि ऐसी बात नहीं है। बहरोज सफजारी साहब ने बड़ा इंकशाफ कर दिया, कल उससे बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरे महसूस मेहमानों को दी इजाज़त। मौलाना की बात।